देखिए, ये जो हम इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं, क्योंकि वी आर इंडियंस, ठीक है ना, कोई खुद को क्या भी समझे, ठप्पा तो लगा है, ठीक है। तो जो भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है, वी हैव टू लुक फ्रॉम द इंडियन पर्सपेक्टिव। तो आप मुझे बताइए कि इंडिया में ये जो इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस है, इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस मतलब इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, ये कब से है? आप हिस्ट्री में जाएंगे पहले, अगर आपने कुछ सुना होगा इस चीज के बारे में कि इन्वायरमेंट को बचाना है। हम तो आज बोलते ना, इसलिए तो पढ़ रहे हैं इन्वायरमेंट, इसीलिए तो कल को आप सिविल सर्वेंट होंगे तो आपको ये चीज। सो इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस कब से है हमारे पास? अगर आप देखोगे ना, हर किसी रिलीजियस स्क्रिप्चर में इन्वायरमेंट को बचाने की बात हो, बहुत सारी आयतें। जैसे एक आयत है ना, वो सूरह अर-रहमान की, मरजल बहरैनी यल्तक़ियान, इसको बोलते हैं मजमुल बहरैन, मतलब एक जगह है अटलांटिक में जहां पे सलीन वाटर और फ्रेश वाटर मिलता है, लेकिन बाउंड्री मेंटेन्ड है। जैसे दिन और रात, दिन खत्म हो गया, रात आ गई, रात खत्म हो गई, दिन आ गई। लेकिन आप देख लीजिए, डान और जो डस्क का टाइम है, कैसे दिन से धीरे धीरे करके हम रात में आते हैं और रात से निकल के धीरे धीरे दिन में आते हैं। ना ही रात दिन को एनफोर्स करती है, ना ही दिन रात को एनफोर्स करता है। तो इट्स दैट वाइटल बैलेंस। तो हर किसी रिलीजियस स्क्रिप्चर में एनवायरमेंट, जैसे बोलते हैं कि सफाई नस्ब ईमान, तो व्हाट डज सफाई मीन? ये इट इज इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। जो भी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं उनमें एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस की बात, अगर आप देखोगे, जैसे वेदास है, नाउ यू हैव टू अटेम्प्ट द एग्जाम, यहाँ पे आपको ये सब चीजें पढ़नी ही पड़ेगी। जैसे वेदास, तो वैदिक पीपल जो थे, उनका जो रिलीजन था, आपको पता है उनका क्या रिलीजन था वैदिक पीपल का? 2500 BC में खत्म हो गया था आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद फिर आ गया वैदिक पीपल। आर्यंस बाहर से आए थे, आर्यन थेरी ऑफ रेस, एंथ्रोपोलॉजी में भी पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो बाहर से आ गए लोग, फिर यहां से स्टार्ट होता है आपका वैदिक पीरियड। सो पहले 100 साल यानी 2500 टू 1500 BC, इसको बोलते हैं अर्ली वैदिक। देन 1500 BC टू 500 BC, इसको बोलते हैं लेटर वैदिक। तो ये लोग जो यहाँ पे रहते हैं उसको बोलते हैं वैदिक पीपल। क्या पता है आपको उनका रिलीजन क्या था? उनका रिलीजन जो था दैट वाज नेचुरिज्म। दे वर नेचर वर्शिपर्स। किसका वर्शिप करते थे? तो खत्म हो गई ना बात यहीं पे, यानी वो पेड़ों में भी भगवान को देखते। व्हाई? नेचर गिव्स फूड, शेल्टर। बिल्कुल, वो तो हमें आज भी दे रहा है, तो हम क्यों नहीं नेचर की वर्शिप करते हैं? Because we are greedy. हाँ? Because we are greedy. ग्रीडी? Yes. नहीं, वो बात नहीं है। असल में क्या था कि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो नेचर को कंट्रोल कर पाए। अभी बाहर धूप है तो आप क्या करोगे? अंदर आओगे, बैठोगे छांव, क्योंकि आपने बना के रखा है स्ट्रक्चर, तो वो पेड़ के नीचे जाते, ठीक है ना। तो वहां पे क्या होता था, देवर उनकी टेक्नोलॉजी जो थी वो प्रिमिटिव थी, दे वर नॉट एबल टू कंट्रोल द नेचर। तो जब बारिशें होती थी, वो बारिश को ही पूछते थे कि हमें छोड़ दे आज। जब तपती हुई गर्मी आती थी, वो सूरज को ही पूछते थे आज छोड़ दो, ठीक है ना। सो आउट ऑफ फेयर दे वर्शिप्ड नेचर। इसीलिए मैक्स मुलर जो था वो एक इंडोलॉजिस्ट था। इंडोलॉजिस्ट मतलब अ पर्सन हु स्टडीज इंडियन सोसाइटी फ्रॉम इट्स ओन पर्सपेक्टिव, यानी लुकिंग एट द स्क्रिप्चर्स। वेदास पढ़ लो, ब्राह्मणास पढ़ लो, श्रुतिस पढ़ लो, शास्त्रास पढ़ लो, उपनिषद्स पढ़ लो, आरण्यकास पढ़ लो। यही पढ़ के उसने इंडियन सोसाइटी को समझने की कोशिश, वो इसको क्रिटिसाइज करता है, बोलता है दिस द कलेक्टिव हेलुसिनेशन। होता है जो वैदिक पीपल थे वो कोई सस्ता नशा करके बैठे, क्योंकि उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि नेचर जो है, वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल नेचर, दैट इज व्हाई दे वर वर्शिपिंग द नेचर। मेरी बात अलग है, मेरी बात है एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस। मदर गॉडेस का आपने सुना होगा स्टैचू, अभी आप पढ़ोगे आर्ट कल्चर वगैरह, मोहनजोदाड़ो में भी मिला था। तो वो लोग जो थे प्रकृति पूजा करते, नेचर वर्शिप। तो जो लोग नेचर की ही वर्शिप करेंगे उसको पेड़ भगवान लगता है, वो क्या पेड़ को काटेंगे? कुछ लोग तो ऐसे थे कि जो गिरे हुए पत्ते थे वो भी नहीं खाते थे, ठीक है ना। सो देयर आर मेनी कॉन्सेप्ट्स, जैसे देवराय, देव वन राय, जिनको आज हम बोलते हैं अंग्रेजी में सैक्रेड ग्रूव्स। क्या बोलते हैं? सैक्रेड। अगर आप कुछ ट्राइबल लोग देखोगे, उनके वहां पे कुछ छोटे छोटे प्लांटेशंस होती हैं, वो उन प्लांटेशंस को पूजते हैं,
इतना पूछते हैं कि पत्ते काटने की बात तो दूर, जो गिरे हुए सूखे पत्ते हैं वो भी नहीं उठाते, बोलते देवराय वन राय। तो लोग नेचर को भगवान समझते थे, तो कैसे इसको हार्म कर सकते थे? सो इंडिया में जो इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस है बहुत पुरानी है। देयर आर बुक्स लाइक मैंने बोला ना अरण्यकास, अरण्यकास का नाम ही है फॉरेस्ट बुक्स, जो फॉरेस्टर्स में लिखे गए। तो इनमें इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन की बात की गई। आपने नाम सुना है रामचंद्र गुहा, है ना? he's a historian, he's a social historian and a commentator। उसने और माधव गाडगिल ने दोनों ने मिलकर एक किताब लिखी। उस किताब का नाम है दिस फिशर्ड लैंड। आपको याद रखने की जरूरत नहीं, मैं बस अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए, दिस फिशर्ड लैंड, फिशर्ड समझते हैं ना, टूटी हुई, दिस फिशर्ड लैंड एंड इकोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एन इकोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ दिस फिशर्ड लैंड एंड इकोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें उन्होंने कहा कि इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स आर न्यू। चिपको सुना है नाम, आपी को सुना है नाम, नर्मदा बचाओ आंदोलन सुना है नाम, बोलते हैं these are new, these are so environmental movements are new, but environmental consciousness is rooted in the Indian tradition। क्योंकि इसने कहां से उठाया कॉन्सेप्ट? संहिता से, अरण्यकास से, वेदास से। वहां पे देवराय, वनराय, ये सब कॉन्सेप्ट्स लिखे गए। पानी पंचायत, पानी को मैनेज करने के लिए कम्युनिटी पानी को मैनेज करती है, उनको क्या बोलते हैं? पानी पंचायत। आजकल कॉन्सेप्ट चल रहे हैं पानी पंचायत, पिछले जमाने से चल रहे। सो माधव गाडगिल और रामचंद्र गुहा ने जो किताब लिखी, क्या नाम है? दिस फिशर्ड लैंड एंड इकोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। दे से दैट एनवायरमेंटल मूवमेंट्स आर न्यू, 1970 से स्टार्ट हुए इंडिया में, बट एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस इज रूटेड इन इंडियन ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री। सो ये जो एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस है एकदम नई नहीं है कि आप बोलोगे कि परसों से स्टार्ट हो गई। असल में एक इटालियन एनजीओ है, इटालियन एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम है क्लब ऑफ रोम, रोम इटली, ठीक है, क्लब ऑफ रोम। उसने 1970s में पेपर पब्लिश किया था। उस पेपर का नाम था लिमिट्स टू ग्रोथ। क्या नाम था? लिमिट्स टू ग्रोथ। उसने बोला कि जिस हिसाब से हम ग्रो कर रहे हैं, ग्रो करने का मतलब है फॉरेस्ट को क्लियर कर लो, एक्सपेंशन कर लो, वहां पे बिल्डिंगें बना, वहां पे एग्रीकल्चर कर लो, इंडस्ट्री सेटअप कर लो, रिवर्स को पोल्यूट कर लो। बोलता है जिस हिसाब से हम ग्रो कर रहे हैं, दिस ग्रोथ इज नॉट सस्टेनेबल, ये ज्यादा देर चलने वाली है नहीं। और इसलिए उन्होंने नाम ही रखा था, क्या रखा था नाम? लिमिट्स टू ग्रोथ। उसके बाद 1970s की बात है, उसके बाद दुनिया भर में क्या चले? ग्रीन मूवमेंट। क्या चले? एनवायरमेंट को बचाने के लिए। तो इसीलिए रामचंद्र गुहा और माधव गाडगिल क्या कहते हैं? एनवायरमेंटल मूवमेंट्स आर न्यू 1970s, बट एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस इज रूटेड इन इंडियन ट्रेडिशन। यही माधव गाडगिल, छोड़ो रामचंद्र को, प्लस कस्तूरी रंगन, इन दोनों ने मिलके वेस्टर्न घाट्स की इकोलॉजी पे किताब लिखी। कमेटी बनाई थी सरकार ने कि वेस्टर्न घाट्स पता है ना आपको? हाँ, आपको जो वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया है, इट स्ट्रेचेस फ्रॉम योर गुजरात अप टू तमिलनाडु, पूरा वेस्टर्न कोस्ट, वहां पे जो है वहां पे पाए जाते हैं आपके वेस्टर्न घाट्स। यार उनको बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, बहुत ज्यादा बारिश होती है वहां पे। पढ़ोगे जब आप वेजिटेशन पढ़ोगे ज्योग्राफी में, तो उस पे पैनल बनाई थी, उसमें भी माधव गाडगिल था और कस्तूरी रंगन था, क्योंकि सीधे सीधे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, कस्तूरी रंगन गाडगिल कमिटी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दिया था ऑप्शन, वेस्टर्न घाट्स को टिक करना था, आपके डायरी नंबर स्कोर हो गए, ठीक है। सो इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस इंडिया में तब से। सो दिस वाज अ ब्रीफ जनरल डिस्कशन, क्या है इन्वायरमेंट, क्यों बचाना है इसको, और इसकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है। सो वी विल गेट स्टार्टेड विद आवर टॉपिक, जहां से हमने आज स्टार्ट करना है। एनीबॉडी हैविंग एनी क्वेश्चन टिल नाउ कैन आस्क, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन। सो वी विल स्टार्ट विद इकोलॉजी, जहां पे भी लॉजी होगी, लॉजी मीन स्टडी, और ये स्टडी ऐसी नहीं है, इट इज नॉट ए हैफर्ड एंड रैंडम स्टडी, क्या आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़ो, इट इज एक्चुअली साइंटिफिक स्टडी। NIOS देखिए, जो होलिस्टिक प्रिपरेशन कर रहे हैं, दिस इज मैंडेटरी। NIOS जो है, इसकी दो किताबें आती है, एक 11th की, एक 12th की, एनवायरमेंट को। ये जैसे आपका CBSE है,
जैसे आपके एनसीईआरटी है, जैसे आपका जेके बोस है, वैसे एक बोर्ड है, उसको बोलते हैं। तो एनआईओएस की 11th और आपको लेने की जरूरत नहीं है हार्ड कॉपी, आप डाउनलोड करके अपने लैपटॉप टैब वगैरह से भी पढ़ सकते। 11th की केमिस्ट्री जो आपकी एनसीईआरटी आती है ना, उसमें 11th की केमिस्ट्री जो है, इसका जो लास्ट चैप्टर है उसका नाम है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। क्या नाम है इसके? जो ये मेरे पास पड़े हुए हैं, ये मैं आपको सेंड भी कर सकता हूं। और 12th की जो बायोलॉजी, 12th की एनसीईआरटी की बायोलॉजी जो है, उसमें लास्ट यूनिट, जैसे लास्ट चैप्टर है, लास्ट उसका नाम ये इकोलॉजी, ये आपको पढ़नी। दिस इज द बेसिक, दिस इज द कोर। क्या क्या बोला मैंने आपको? एनआईओएस 11th 12th और 11th की केमिस्ट्री का एक लास्ट चैप्टर और 12th की बायोलॉजी का लास्ट यूनिट। ठीक है, इतना हो गया। प्लस आप कोई भी ले सकते हो, जैसे PMFIS इसकी बुक आती है, PMF या शंकर, ऑल टाइम फेवरेट, इन दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो। प्लस करंट अफेयर्स। कौन से करंट अफेयर्स? कोई भी आप फॉलो कर सकते हो। लाइक आपका जो एग्जाम है, अभी जो आपका केएस का एग्जाम होगा या यूपीएससी का एग्जाम होगा, अभी आ गया PT 365 विजन आईएएस, ऐसे इनसाइट्स की कंपाइलेशन आती है, आईएएस बाबा की कंपाइलेशन आती है, जीएस स्कोर की आती है, फोरम आईएएस की आती है। किसी का भी, किसी एक का जो आपको अच्छा लगे उसका मटेरियल उठा के वो करंट अफेयर्स, दिस इज ऑल यू हैव टू स्टडी। ठीक है ना? ये तो बेसिक, इसको एक रीडिंग देनी बहुत है, आपको चीजें थोड़ी थोड़ी समझ आएंगी। ये भी इसी तरह है, ये एक दो बार ही पढ़नी, फिर जो आगे आपकी प्रिपरेशन है वो वहीं से चलेगी। PMF ले लो या शंकर ले लो प्लस करंट अफेयर। एक टाइम पे आप इन दो को भी छोड़ोगे, फिर किस पे फोकस रखोगे आप? क्योंकि वो तो आपको समझ आया ही होगा कि क्या है उसके अंदर। अब आपने देखना कि न्यू डेवलपमेंट्स क्या, कौन सी कमेटी नहीं बनी है, कौन सी नई डिक्लेरेशन आ गई है, ठीक है, कौन सी कन्वेंशन नहीं आ गई, कहाँ पे हो गई, ये सब चीजों पे आपने फोकस करना। तो ये चीजें जो आप नोट कर लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनआईओएस प्लस एनसीईआरटी, ये तो बेसिक है, प्लस उन दो किताबों में से कोई एक मंगाओ, प्लस करंट अफेयर्स। ठीक है, अभी जो हमारा सेशन चलेगा दैट विल बी प्रिलिमिनरी फोकस्ड, प्रीलिम्स पे फोकस रहेगा। मेंस जो है आपको फिर उसके बाद क्लासेस चलेगी आफ्टर योर प्रीलिम्स इज डन। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें बहुत सारे बच्चों को भी इंक्लूड करना है, जैसे कि आपका जो भी सिलेबस है एनवायरमेंट के रिलेटेड, जैसे जेके एसएसबी के बच्चे हो, जेके पीएससी के हो, यूपीएससी के हो, जो भी प्रीलिमिनरी पर्सपेक्टिव से पूछा जाएगा वो होगा, प्लस जो भी करंट अफेयर्स होंगे इस बार के वो मैं खुद ही आपको कवर करके दूंगा। आपको अभी की करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन स्टिल यू कैन डाउनलोड और आप उसमें देख सकते हो। ठीक है, दीज आर द रिसोर्सेज, ये दिमाग में रखो। सो स्टार्टिंग फ्रॉम आवर टुडेज लेक्चर दैट इज, सो इकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी। किस चीज की साइंटिफिक स्टडी है? इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है? देखिए, इको जो है ना, असल में बताया जाता है, इको जो है ये आइकोस से निकला हुआ है वर्ड, प्लस लॉजी, लॉजी मतलब स्टडी। ये जो आइकोस है दिस मीन्स हैबिटाट, यानी जहां पे आप रहते हो। हम कहां पे रहते हैं? हम श्रीनगर में नहीं रहते हैं। वासुदैवा कुटुंबकम, G20 अभी जो इंडिया में हुई उसकी थीम थी वासुदैवा। ये सब चीजें याद कर लो, क्योंकि अगर आप ये सब चीजें एग्जाम में लिखोगे ना तो ये आपके स्पेशली मेंस एग्जाम में ये इम्पैक्ट डालती है, क्योंकि आप इंडिया की ट्रेडिशन, इंडिया की हिस्ट्री के रिलेटेड बात करते हो। वासुदैवा कुटुंबकम का मतलब है होल वर्ल्ड इज ए सिंगल फैमिली। जैसे अभी का क्या था? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये थीम थी अभी की, किसकी? जो G20 सुना होगा आपने, इंडिया में चल रही थी। वासुदैवा कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। आप ये नहीं समझना कि सिर्फ वहां पे लिखा है, यहां पे भी लिखा है, अल खल्क़ु आयातुल्लाह, होल क्रिएशन इज द फैमिली ऑफ ऑलमाइटी। मैंने बोला ना, जो भी आप खोलोगे ना रिलीजियस स्क्रिप्चर, वहां पे
कुछ ना कुछ आपको मिलेगी, कुछ कॉमन चीजें होगी, ये आपको हर जगह मिलेगी। सो वासुदैव कुटुंबकम का वही मतलब है जो हमारे अल खल्को अयादुल्लाह का मीनिंग है, ठीक है ना। तो यही मैं बात कर रहा था हैबिटाट। हैबिटाट मीन्स अर्थ, द प्लेनेट इन विच वी रिजाइड, ठीक है ना। उसकी जब आप स्टडी करोगे, साइंटिफिक स्टडी करोगे, ऐसे नहीं हवा हवा में, साइंटिफिकली पढ़ोगे, उस चीज को क्या बोलते हैं? सो इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग्स सराउंडिंग एन ऑर्गेनिज्म। आप ऑर्गेनिज्म हो, आपके साइड साइड से जो भी चीजें हैं, आपको जो भी दिखेगा, इसकी स्टडी करोगे, दैट इज, ये समझ आ गया व्हाट इज इक्वालिटी? इसी के साथ आता है दूसरी चीज, उसको बोलते हैं इन्वायरमेंट। अब ये इन्वायरमेंट क्या है? जिसकी आप स्टडी कर रहे थे, इकोलॉजी, लॉजी आ गया ना लास्ट में, तो लॉजी का मतलब क्या है? आप स्टडी कर रहे हो, साइंटिफिक स्टडी कर रहे हो, लेकिन किसकी कर रहे हो? इको की। वही इको हियर मींस एनवायरनमेंट, यानी समेशन ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स, समेशन ऑफ ऑल बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक फैक्टर्स सराउंडिंग एन ऑर्गेनिज्म। आपके साइड से जो भी लिविंग है, नॉन लिविंग है। आप लिविंग हो ना सब, मेरे साइड से हो, सो यू आर लिविंग एंड दीज आर नॉन लिविंग मेरे साइड से। इसकी जब मैं स्टडी करूं, आपकी, इस लैपटॉप की, इसकी, इस फ्लोर की, सबकी, दैट इज, ये सारा मेरा क्या है? आप सब क्या हो? मेरा। और इसमें क्या आती है? दोनों चीजें, बायोटिक एज वेल एज, देन कम्स इको। आप बताइए क्या है? अभी तक मैं आपकी जो स्टडी कर रहा था, मैं बस देख रहा था क्या क्या है, लेकिन जब मैं ये देखूंगा आप मेरे लिए कैसे बेनिफिशियल हो, मैं आपके लिए कैसे बेनिफिशियल हूं, मैं आपको क्या देता हूं, आपसे क्या लेता हूं, जब मैं इस इंटरैक्शन को पढ़ूंगा, देन इट कम्स इको सिस्टम। सो इको सिस्टम इज स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल पार्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल part of our environment in which living beings interact with each other. What does interaction mean? Interaction means breathing. No. Interaction here means nutrient and energy exchange. Plant से क्या लेते हैं आप? Nutrients. वो nutrients आपको क्या देते हैं? वो क्या देते हैं? ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन आपको हेल्प करता है रेस्पिरेशन में, और आप क्या वापस देते हो? कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड को किसमें मदद करता है? फोटोसिंथेसिस। दिस इज एक्चुअली इंटरडिपेंडेंस। सो जब अभी तक जो मैं देख रहा था, मैं एक स्टैटिक व्यू ले रहा था, आप हो, ये है, मैं हूं, खत्म बात, दैट इज एनवायरनमेंट। लेकिन मैं जब देखूंगी कि आप मेरे लिए कैसे क्या कर रहे हो, मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं, हाउ डू वी इंटरैक्ट, देन इट बिकम्स इकोसिस्टम। सिस्टम इज नॉट समथिंग आउट देयर। सिस्टम ऐसा नहीं है कि बाहर कोई चीज पड़ी आप बोलोगे ये सिस्टम है, नो। सिस्टम इज अ वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। सिस्टम इज अ वे ऑफ, सिस्टम उस चीज को बोलते हैं जिसका एक स्ट्रक्चर हो। स्ट्रक्चर का मतलब है उसमें पार्ट्स हैं, वो पार्ट्स जो है वो नीड्स फुलफिल करते हैं। आपको समझ आया सिस्टम क्या होता है? सिस्टम इज नॉट समथिंग आउट देयर, सिस्टम इज अ मेथड, सिस्टम इज अ वे ऑफ लुकिंग एट। मैं बोलूंगा आप सिस्टम हो, कैसे आप सिस्टम हो? सिस्टम हैज अ स्ट्रक्चर, नंबर वन फीचर, सिस्टम हैज अ, आपका मेरा स्ट्रक्चर है कि नहीं है? ये सिर है, ये टांगे हैं, ये बाजू है, प्रॉपर स्ट्रक्चर है। सिस्टम हैज पार्ट्स, है पार्ट्स है, सब पार्ट्स, एंड पार्ट्स फुलफिल नीड्स। नाक से सूंघते हो, मुंह से खाते हो, बातें करते हो, ठीक है। तो जब भी आप किसी चीज का जो सिस्टम देखोगे, दैट मीन्स यू आर एट्रीब्यूटिंग द क्वालिटीज ऑफ सिस्टम टू दैट थिंग, एंड सिस्टम मीन्स समथिंग व्हिच इज स्ट्रक्चर्ड, something which has parts, and parts fulfill needs, and parts fulfilling the needs is called function. इसीलिए मैंने बोला functional part. फिर से रिपीट करता हूं, इकोलॉजी इज द स्टडी, ठीक है, किसका? इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट इज नथिंग, इट इज समेशन ऑफ ऑल बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स सराउंडिंग एन ऑर्गेनिज्म। खत्म। देन इन्वायरमेंट इज अ स्टैटिक व्यू। इन्वायरमेंट इज अ, कि है, आप हो, मुझे क्या करोगे, लेकिन जब मैं देखो कि आप मेरे लिए क्या कर रहे हो, मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं, देन इट बिकम्स अ सिस्टम। सो सिस्टम इन्वॉल्व्स इंटरैक्शन। इंटरैक्शन ऑफ व्हाट? इंटरैक्शन ऑफ एक्सचेंज। व्हाट एक्सचेंज? न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी। दो चीजें एनवायरनमेंट में आपस में चलती हैं, दैट इज एनवायरनमेंट, दैट इज एनर्जी एंड
देयर इज एक्सचेंज ऑफ व्हाट, न्यूट्रिएंट्स एंड, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सिस्टम. सो इट इज इको सिस्टम. दैट इज यू आर ट्रीटिंग द एनवायरमेंट एज अ सिस्टम. पेड़ है ठीक है, मकान है ठीक है, जमीन है ठीक है, लेकिन जब आप देखो कि अच्छा ये जमीन से ये पेड़ उगता है, फिर यहां से क्या होगा, पत्ते गिरेंगे एंड दे विल एक्ट एज ए ह्यूमस व्हिच विल इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. सो दैट मीन्स देयर इज सम सॉर्ट ऑफ इंटरडिपेंडेंस. So when you look at things in terms of interdependence, in terms of function, in terms of structure, then it becomes a system. तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? So ecology is something different, environment is something different, and ecosystem is something different. ठीक है ना? लेकिन एक चीज आती है इसमें, उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, कैसे ऑर्गेनाइज्ड होते हैं चीजें हमारी इन्वायरमेंट, तो बोलते हैं इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये स्टार्ट होती है फ्रॉम एन इंडिविजुअल. किससे स्टार्ट होती है? आप क्या हो? इंडिविजुअल. आप इंडिविजुअल, मैं भी इंडिविजुअल हूं, लेकिन मेरे जैसे यहां पे बहुत है. मेरे जैसे मतलब मेरी स्पीशी के. गाय मेरी स्पीशी की नहीं है, भैंस मेरी स्पीशी की नहीं है, आप सब मेरी ही स्पीशी. सो आई एम एन इंडिविजुअल. और मेरे जैसे मैं इंडिविजुअल हूं, ऐसे ही जब 5, 10, 20, 30, 40, 100, 10,000 लोग आएंगे, इट बिकम्स पॉपुलेशन. इट बिकम्स, तो इंडिविजुअल जिस स्पीशी का होगा उसी स्पीशी की सारी पॉपुलेशन होगी. व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ श्रीनगर? हम पॉपुलेशन की बात करें यहां पे, यानी इंसानों की पॉपुलेशन क्या है, गाय भैंस जो है हम उसमें नहीं जोड़ेंगे. फिर हम बोलेंगे व्हाट इज द लाइव स्टॉक पॉपुलेशन ऑफ श्रीनगर. जब हम गाय भैंस की बात करेंगे, समझ आई बात? सो आई एम एन इंडिविजुअल, और आप भी इंडिविजुअल हो, ये भी इंडिविजुअल है, सब इंडिविजुअल है, लेकिन जब हम सब मिलेंगे वी आर बिलोंग टू द सेम स्पीशीज. इसको क्या बोलते हैं? ठीक. तो श्रीनगर की पॉपुलेशन है, मान लीजिए इट्स अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, 10 लाख. ठीक है, लेकिन सिर्फ इंसान ही थोड़ी रहते हैं, जानवर भी हैं, पेड़ भी हैं, ठीक है ना. ये सब जो है इसको बोलते हैं कम्युनिटी. समझ आई बात? व्हाट इज कम्युनिटी? क्या है कम्युनिटी? कम्युनिटी मतलब पॉपुलेशन तो है लोगों की, लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी स्पीशी के लोग रहते हैं इन ए पर्टिकुलर एरिया. मैं सिर्फ श्रीनगर की बात कर रहा हूं. तो श्रीनगर की कम्युनिटी जो है, इसमें एक तो यहाँ के 10 लाख लोग होंगे, प्लस जो गाय भैंस घोड़े बकरियां, प्लांट्स, ट्रीज, वेजिटेशन, सब मिलके क्या बनाएंगे? ठीक है. और जब डिफरेंट कम्युनिटीज ज्वाइन होती है, और जब डिफरेंट ये जो कम्युनिटी है, व्हेन इट स्टार्ट्स इंटरैक्टिंग, ये कुत्ता मेरे लिए क्या कर रहा है, मैं कुत्ते के लिए क्या कर रहा हूं. मेरे घर से जो वेस्ट आएगा वो मैं किसको खिला रहा हूं? कुत्ते को. और कुत्ता क्या है? ही एक्ट्स एज अ स्कैवेंजर, वो गंद साफ कर देता है. सो इट बिकम्स इको. बताए ना अभी इंटरडिपेंडेंस की बात जब होगी, इट बिकम्स इको सिस्टम. और जो इको सिस्टम होगा किसी पर्टिकुलर एरिया में, फॉर एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर का क्लाइमेट डिफरेंट है कि नहीं है? जम्मू कश्मीर की पीडोजेनेसिस मतलब सॉइल डिफरेंट है कि नहीं है? यहां की वाटर अबंडेंस डिफरेंट है कि नहीं है? इसको हम बोलते हैं बायोम. क्या बोलते हैं? यानी जो ही आप आजकल तो ये काजीपुर वाली टनल क्रॉस करोगे ना, आप देखोगे ड्रास्टिकली बानीहाल में डिफरेंट क्लाइमेट होगा. फिर चिनानी नाश्ती टनल क्रॉस करोगे ना, फिर ड्रास्टिकली डिफरेंट कंडीशंस होंगी. ठीक है ना. सो जम्मू कश्मीर जहां तक एक यूनिफॉर्म क्लाइमेट, यूनिफॉर्म पीडोजेनिक रेजिम, यूनिफॉर्म वेजिटेशन होगी, उसको क्या बोलते हैं? तो यही सारे बायोम्स जब मिल जाते हैं, दे मेक द बायोस्फीयर. इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी हियरार्की. कैसे मैं आपको एक इंडिविजुअल से उठा के इस पूरे दुनिया तक ले जाता हूं. एग्जैक्टली, इट इज एक्चुअली हियरार्की. हियरार्की मतलब फ्रॉम बॉटम टू टॉप. टॉप अर्थ है जहां पे हम सब रह रहे हैं,
लेकिन इसमें छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स है, इसमें छोटे छोटे सेक्शंस हैं, एंड इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम एन इंडिविजुअल। अब आप फॉरेस्ट में जाओगे, वहां पे फॉर एग्जांपल आप बात कर रहे हो रेन फॉरेस्ट ऑफ कॉन्गो, वहां पे इंसान कम ही रहते हैं, वहां पे आपको जेब्रास मिलेंगे, आपको टाइगर्स मिलेंगे। तो टाइगर जो होगा वो इंडिविजुअल है, और उसके जैसे टाइगर्स जो होंगे वहां पे वो बनाएंगे पॉपुलेशन। फिर सिर्फ टाइगर्स थोड़ी रहेंगे, उनको खाने के लिए चाहिए डियर, डियर को खाने के लिए चाहिए घास, तो वो भी होंगे, तो वो सब मिलके बनाएंगे कम्युनिटी। ठीक है ना? When they start interacting with each other, it becomes ecosystem। और जो आप किसी पर्टिकुलर एरिया में इकोसिस्टम देखो, जैसे मैंने आपको जम्मू कश्मीर की बताई ना, स्पेशली कश्मीर डिवीजन की, तो एक टेम्परेट बायोम है। आप जम्मू जाओगे तो सब ट्रॉपिकल में पहुंच जाओगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे जाओगे, भोपाल से नीचे तो ट्रॉपिकल में जाओगे। सो दैट इज डिफरेंट बायोम। और यही बायोम चाहे ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, पोलर, टुंड्रा, टाइगा सब मिला के हमारा बायोस्फीयर बनाते हैं। बायोस्फीयर इज एक्चुअली नथिंग, इट इज लिथोस्फीयर प्लस हाइड्रोस्फीयर प्लस एटमॉस्फेयर, जहां पे तीनों चीजें इंटरैक्ट करेंगे, इसको बोलते हैं बायोस्फीयर। इस प्रोसेस को बोलते हैं इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। हाउ दिस एनवायरनमेंट इज ऑर्गेनाइज्ड, सो वी कैन लुक एट इट फ्रॉम ए बॉटम अप अप्रोच। कैसे इंडिविजुअल से मैंने आपको वासुदेव कुटुंबकम तक लेके आ गया, होल वर्ल्ड इज ए सिंगल, लेकिन इसके कुछ सेक्शन है वो यहां से है, इंडिविजुअल पॉपुलेशन टू कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, बायोस्फीयर एक्सेट्रा, इस तरह ऑर्गेनाइजेशन। अभी मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, मैं आपको बस बेसिक चीजें बता रहा हूं। इक्वालिटी क्या होती है, एनवायरनमेंट क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है ना, और इसके साथ साथ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। ठीक है? और एक चीज आती है जिसको हम नीश बोलते हैं, सुना है ना? नीश। व्हाट इज नीश? बिल्कुल, समथिंग विच इज पर्टिकुलर। पर्टिकुलर मतलब है हम सब तो घर में रहते हैं, क्या आपके घर का डिजाइन मेरे घर के डिजाइन जैसा नहीं? ठीक है? और घर के तो आपका यूनिक नीश है, आपका घर यूनिक है, मेरा घर यूनिक है। ठीक है? यू डोंट शेयर माई होम, आई डोंट शेयर योर होम। सो सिमिलरली जो ऑर्गेनिज्म्स है दे डोंट शेयर द नीशेस ऑफ ईच अदर। कोई पर्टिकुलर जगह होगी ना जहां आपको जो कंडीशन चाहिए आपको रहने के लिए। ठीक है? जैसे कि हमारे अगर यहाँ पे घर देखोगे तो टीन लगा हुआ है, जम्मू जाओ वहां कोई टीन ही नहीं है, क्योंकि चाहिए नहीं, यहाँ बर्फबारी होती है तो उस चक्कर में यहाँ टीन लगाना पड़ता है। ठीक है? तो जम्मू का जो लोग है उनका जो नीश होगा दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम नीश वी नीड इन कश्मीर। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल। और इसके साथ साथ भी एक तो यूनिक नीश चाहिए प्लस डिफरेंट नीशेस चाहिए। डिफरेंट नीशेस का मतलब है किचन में खाना बनाया जाता है, बेडरूम में सोया जाता है। ठीक है? वॉशरूम इज फॉर डिफरेंट पर्पसेस। ठीक है? तो इसी तरह कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है ही हैज ए यूनिक हैबिटेट, उसको बोलते हैं नीश। और नीश जो है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लाइक फूड नीश। फूड जैसे कल को आप सर्विसेज में जाओगे, ठीक है, आपको आईपीएस मिल गया तो आप एकेडमी में बैठे हो हैदराबाद, तो क्या करोगे? वहां पे जब खाना खाने जाओगे तो ऑफिसर्स मेस में जाओगे, सो दैट विल बी योर फूड नीश। ठीक है ना? तो इसी तरह अगर आप देखोगे जैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं रिप्रोडक्टिव नीश, देयर इज अ पर्टिकुलर टाइम, देयर इज अ पर्टिकुलर प्लेस वेयर दे रिप्रोड्यूस। जैसे पेंगुइन, सुना है नाम पेंगुइन? समंदर में रहते हैं। या टर्टल का नाम सुना है? समुद्र में रहते हैं, लेकिन अंडे कहां देते हैं? जमीन पे देते हैं। सो फूड कहां मिलेगा उनको? ओशन में। लेकिन रिप्रोड्यूस कहां करेंगे? समझ आ रहे हो? सो दिस इज कॉल्ड ए नीश कॉन्सेप्ट। नीश इज समथिंग विच इज यूनिक टू एन इंडिविजुअल विच फुलफिल्स एन इंडिविजुअल्स कंडीशंस ऑफ एग्जिस्टेंस। फूड कैसे मिलेगा? मतलब कंडीशंस ऑफ एग्जिस्टेंस हियर मींस बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल। फिजिकल मतलब गर्मी, केमिकल मतलब पानी। कैसा खाना खाओगे आप? तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं वो बहुत ही एसिडिक खाना खा पाते हैं, जैसे मैंग्रूव्स। मैंग्रूव सुना है आपने नाम? वो जो है दे आर एक्चुअली हैलोफाइट्स, वो नमकीन पानी में उगते हैं। जरा यहाँ से ये उठा के लाओ, ये पॉपुलर फ्रेश जिसको बोलते हैं, डाल दो पानी में, 2 दिन में सूख जाएगा।
ठीक है ना. सो एवरी ऑर्गेनिज्म नीड्स इट्स यूनिक कंडीशंस ऑफ एग्जिस्टेंस, और वो उसको कहाँ से मिलती है? फ्रॉम नीश. ठीक है ना, समथिंग विच इज यूनिक टू. तो इसको बोलते हैं नीश कॉन्सेप्ट. तो इसी तरह जो इकोलॉजी है ये पूरी कॉन्सेप्ट बेस्ड है. ठीक है. और भी एक चीज आती है उसको बोलते हैं इकोटोन. सुना है नाम आपने इकोटोन? व्हाट इज इट? This is transition area between terrestrial. एग्जैक्टली. टेरेस्ट्रियल नहीं, ये जरूरी नहीं कि टेरेस्ट्रियल हो. बिटवीन टू बायोम्स. जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका एरिया है, यहाँ पे फॉरेस्ट है, ये पेड़ है. ठीक है. और जो यहाँ पे फॉरेस्ट खत्म हो रहा है, यहां से स्टार्ट होता है आपका ग्रास लैंड. क्या स्टार्ट होता है? और यहां से आपका स्टार्ट होता है डेजर्ट. ये रेत है, ये घास है, ये ट्रीज. ठीक है. तो डेजर्ट में जो है यहाँ पे स्कैंटी रेनफॉल होता है, पानी की किल्लत होती है. तो यहाँ पे आपको वही मिलेंगे कैक्टस वैक्टस, वो भी डिस्पर्स्ड स्कैटर्ड. यहाँ एक कैक्टस 2 किलोमीटर के बाद एक. पानी नहीं, क्या करेंगे? ग्रासलैंड में घास अच्छी खासी होती है, तो घास से भी बढ़कर यहाँ पे पेड़ ही पेड़, इतने ऊंचे ऊंचे पेड़. लेकिन जितने पेड़, जितने वैरायटी, जितनी डाइवर्सिटी आपको यहाँ मिलेगी उतनी आपको ग्रासलैंड में, जितनी ग्रासलैंड में मिलेगी उतनी आपको डेजर्ट में. लेकिन ये जो एरिया है इंटरफेस, जहां पे 2 बायोम्स यानी फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड मिलेंगे, ये यहां पे इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी विच विल बी मोर देन दैट ऑफ फॉरेस्ट बायोम एंड मोर देन दैट ऑफ ग्रासलैंड. उतनी यहां पे नहीं होगी, ना ही यहां होगी जितनी कहां पे होगी? एट द ट्रांजिशन, एट द इंटरफेस ऑफ दीज बायोम्स. इस जगह को बोलते हैं इकोटोन. क्या बोलते हैं? और इस इफेक्ट को, इफेक्ट क्या है? रिचनेस, मोर डाइवर्सिटी. इस इफेक्ट को बोलते हैं एज इफेक्ट. क्या बोलते हैं? सो इकोटोन शोज, आई विल रिपीट, डिफरेंट बायोम्स होते हैं. दिस इज ग्रासलैंड, सॉरी दिस इज फॉरेस्ट. यहां पे ट्रीज ही ट्रीज, ऊंचे ऊंचे पेड़. यहां पर ग्रासलैंड, बस घास. यहां पे डेजर्ट, स्कैंटी वेजिटेशन. ठीक है. लेकिन जहां पे ये टच करेंगे, जहां पे फॉरेस्ट और ग्रासलैंड टच करेगा, ये इंटरफेस हो गया. यहाँ पे पेड़ भी ज्यादा होंगे, यहाँ पे घास भी ज्यादा होंगे, यहाँ पे अंडरग्रोथ होगी, यहाँ पे एपिफाइट्स होंगे, यहाँ पे श्रब्स होंगे, यहाँ पे हर्ब्स होंगे. बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी. इसी तरह जितनी ग्रासलैंड में पाई जाएगी डाइवर्सिटी, उससे ज्यादा यहाँ पे होगी जहां पे ग्रासलैंड और डेजर्ट मिलेगा. इससे भी ज्यादा और इससे भी ज्यादा. इन जगहों को बोलते हैं इकोटोन. जहां पे 2 बायोम्स मिलेंगे, जहां पे 2 डिफरेंट हैबिटाट्स मिलेंगे. अब ये भी हो सकता है कि एक तरफ लैंड है, एक तरफ पानी है. तो जहां पे बैंक होगा, रिवर बैंक हैज मोर डाइवर्सिटी एज कंपेयर टू लैंड, एज कंपेयर टू वाटर. और इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं जिसकी वजह से डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है? इसको बोलते हैं, गेटिंग माय पॉइंट? यहां पे तो बस ट्रीज ही ट्रीज मिलेंगे, यहां पे घास ही घास मिलेगा. लेकिन यहां क्या मिलेगा? घास भी मिलेगा, ट्रीज भी मिलेंगे, श्रब्स भी मिलेंगे, हर्ब्स भी मिलेंगे, बुशेस भी मिलेंगे. सो मोर डाइवर्सिटी एट द इंटरफेस ऑफ 2 बायोम्स, एट द इंटरफेस ऑफ 2 इकोसिस्टम्स. कुछ भी बोल दो, जो भी डिफरेंट है. ठीक है. इसको बोलते हैं इकोटोन. और इफेक्ट को क्या बोलते हैं? Iceland is nature, it's because of- एग्जैक्टली, इट इज एट द एज. Two edges are there. बिल्कुल. इफेक्ट क्या है कि देयर विल बी मोर डाइवर्सिटी, इसलिए इसको बोलते हैं इफेक्ट. ठीक है ना. तो ऐसे करके टर्मिनोलॉजीज आपको इसमें समझनी है. और क्या टर्मिनोलॉजी है इसमें? और क्या टर्मिनोलॉजी है इसके अंदर? पढ़ा है कभी आपने एनवायरमेंटल साइंस? हाँ, बिल्कुल. अब जो है एक कॉन्सेप्ट आता है, उसको बोलते हैं बायोटिक इंटरैक्शन. क्या बोलते हैं? बायोटिक इंटरैक्शन. बायोटिक इंटरैक्शन को छोड़ो, अभी जो फूड वेब, फूड चेन की बात की वो थोड़ा डिस्कस करते हैं. फूड वेब, पहले फूड चेन डिस्कस करते हैं. फूड चेन का सिंपल मतलब है हु ईट्स हूम, कौन किसको खाता है. ठीक है. जैसे ग्रास को कौन खाएगा? ग्रास होपर. ग्रास होपर को कौन खाएगा? फ्रॉग. फ्रॉग को कौन खाएगा? रैट या स्नेक.
स्नेक, ठीक है। लेकिन ये भी इसको बोलते हैं फूड चेन, सिंपल चेन, हु ईट्स हु। इस स्नेक को आगे जाके हॉक खाएगा, ईगल, ठीक है ना। लेकिन ये भी तो यहां पे पॉसिबिलिटी है कि इस ग्रास होपर को रैट खाएगा, क्यों नहीं खा सकता, खाएगा। और इस रैट को कौन खाएगा, स्नेक खाएगा। सो यू आर बाईपासिंग फ्रॉग। तो इसी तरह जो है डिफरेंट परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस बनती है नेचर में। सो अगर आप सिंगल ऐसे जाओगे दैट्स अ चेन। लेकिन जब आप यहां पे ऐसा भी हो सकता है कि इस ग्रास होपर को लिजार्ड खाएगा, क्यों नहीं खा सकता, और इसको वापस स्नेक खाएगा, या जरूरी नहीं स्नेक खाएगा, इसको ईगल खा सकती है ना। सो अगर आप एक चेन से जाओगे, इट्स चेन, इट्स फूड चेन। लेकिन नेचर में सिर्फ एक हिसाब से असल में ये चल क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, नथिंग, इट इज एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी, है ना। एनर्जी तो जा रही है फूड के थ्रू, न्यूट्रिएंट्स के थ्रू क्या जा रही है, एनर्जी जा रही है। लेकिन नेचर में सिर्फ एक चेन नहीं चलती, नेचर में देयर आर मेनी परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, और इन सबको क्या बोलते हैं, फूड। तो फूड चेन से जाता है फूड, ये तो पता होगा। लेकिन जहां से क्वेश्चन बनेगा वो नहीं पता होगा आपको। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फूड चेन, वन इज कॉल्ड ग्रेजिंग चेन, अनदर इज कॉल्ड डेट्रिटस चेन। ये नहीं सुना होगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फूड, वन इज कॉल्ड ग्रेजिंग फूड चेन, अनदर इज कॉल्ड डेट्रिटस। ग्रेजिंग जो है, ध्यान से सुनना, इस पे धोखा लगता है आपको, लगे कि ग्रेजिंग मतलब चरना, मतलब घास खाना, मतलब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, नहीं। ग्रेजिंग फूड चेन जो है हमेशा एक्वेटिक इकोसिस्टम में चलती है। कहां पे, ये क्वेश्चन है। और जो डेट्रिटस है ये आपके टेरेस्ट्रियल एरिया पे चलती है। अब समझाता हूं कैसे। आपने नाम सुना है फाइटोप्लैंक्टन। प्लैंक्टन मतलब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। प्लैंक्टन का मतलब क्या है, प्लैंक्टन का क्या मतलब है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो है प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं। अगर प्लांट है तो बोलेंगे फाइटो, अगर एनिमल है तो क्या बोलेंगे, जू। सो इट कैन बी फाइटोप्लैंक्टन, इट कैन बी जूप्लैंक्टन। तो देखिए एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या होता है, देयर आर फाइटोप्लैंक्टन, उनको खाते हैं जूप्लैंक्टन, उस जूप्लैंक्टन को खाती हैं स्मॉल फिशेस, उन स्मॉल फिशेस को खाती हैं बिग फिशेस, ठीक है। तो स्टार्ट कहां से हुई, फाइटो, फाइटो इज ए प्लांट, माइक्रोस्कोपिक है लेकिन प्लांट ही तो है ना। सो इसको बोलते हैं ग्रेजिंग। जैसे घास खाता है ना, गाय घास खाती है, वैसे ही जूप्लैंक्टन ने क्या खाया, फाइटो। फाइटो क्या है, प्लांट, घास ही तो है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। कहां पाया जाता है, एक्वेटिक। अब टेरेस्ट्रियल में देखो, मैंने क्या बोला, डेट्रिटस। आप बोलोगे सर यहाँ पे भी तो घास खा सकती है, लेकिन पहले घास उगा कहां से, जमीन से। जमीन के किस चीज से उगा, न्यूट्रिएंट्स। वो न्यूट्रिएंट्स आए कहां से, वो न्यूट्रिएंट्स आ गए व्हेन देयर इज डीकंपोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर। जब इस ट्री से गिरेंगे पत्ते, वो पत्ते डीके हो जाएंगे, वहां से न्यूट्रिएंट्स रिलीज होंगे, वो न्यूट्रिएंट्स जमीन में जाएंगे, फिर वो न्यूट्रिएंट्स जो है उन न्यूट्रिएंट्स की वजह से क्या होगा, घास। तो असल में स्टार्ट कहां से हो रहा है, घास से या डेड एंड डीकंपोज्ड मटेरियल से। डेड एंड डीकंपोज्ड मटेरियल उसको बोलते हैं डेट्रिटस। तो टेरेस्ट्रियल पे हमेशा क्या चलती है, डेट्रिटस फूड चेन, व्हाइल एज एक्वेटिक में क्या चलती है, धोखा लग सकता है, इसीलिए बताना पड़ता है, ठीक है ना। बोलोगे ग्रेजिंग, ग्रेजिंग ठीक है, घास चल रहे, बोलेगे कहां पे। ऐसे 3 स्टेटमेंट देगा आपको। फूड चेन जो है इट इंडिकेट्स हु ईट्स हूम, खुश, सही है एक स्टेटमेंट। दूसरा, ग्रेजिंग फूड चेन इज प्रेडोमिनेंटली फाउंड ऑन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। आंखें बंद करके ये भी सही लग गई बात, ठीक है ना। मैं किसको टॉपिक पे आया था, बायोटिक इंटरेक्शन। तो फूड चेन, फूड वेब क्लियर, प्लस टाइप्स ऑफ फूड चेन, ठीक।
तो फूड चेन में होगा तो फूड वेब में भी ऐसे ही हो सकता है। कमिंग टू बायोटिक इंटरैक्शन। बायोटिक इंटरैक्शन का मतलब है, बायोटिक मतलब लिविंग, इसमें नॉन लिविंग को छोड़ दो, दो लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है ना, इसको बोलते हैं बायोटिक इंटरैक्शन। ठीक है। नंबर 1 जो है आपने सुना होगा नाम, उसको बोलते हैं कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म, दो ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरैक्ट करते हैं, लेकिन दोनों को सर फायदा होता है। यानी मैं लिखूंगा यहां पे ऑर्गेनिज्म 1 एंड ऑर्गेनिज्म 2। जैसे आपने सुना होगा लाइकन, इट इज ए सिम्बायोटिक, इसको सिम्बायोसिस भी बोलते हैं, ध्यान से सुनना, क्या बोलते हैं इसको? सिम्बायोसिस भी बोलते हैं। इट्स ए सिम्बायोटिक इंटरैक्शन बिटवीन एल्गे एंड फंगी, इन विच एल्गे प्रोड्यूसेस फूड बीइंग फोटोसिंथेटिक एंड फंगी प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। लाइकन जो है सर ये बनता है जब एल्गी और फंगी मिलेंगे। तो क्यों मिलेंगी? एल्गी जो है इट इज फोटोसिंथेटिक, इट प्रोड्यूसेस फूड, तो किसको देगी? फंगी को। फंगी क्या देगी उल्टे में? प्रोटेक्शन। तो ऑर्गेनिज्म 1 को क्या है? फायदा। ऑर्गेनिज्म 2 को क्या है? फायदा। या ऐसे भी आप देखोगे जब ये सूख जाएगा पानी वानी, फिर गाय वाय यहाँ आएगी, फिर जो गाय घूमेगी उसके बैक पे आप देखोगे वो माइना बैठती है, माइना, और वो खाती रहती है। क्या खाती है? टिक्स, लाइस, जुए खाती है जो गाय पे लगी होती है। तो गाय को फायदा है, उसकी खुजली खत्म और उसको फूड मिल रहा है माइना को, तो दोनों को फायदा, विन विन सिचुएशन। सही बात है कि नहीं? सो दिस कॉल्ड सिम्बायोसिस आर कमेंसलिज्म। ठीक। देन कम्स अनदर, इट इज कॉल्ड एमेंसलिज्म। हाँ, एमेंसलिज्म में एक को बेनिफिट मिलता है और दूसरे को नहीं, नुकसान नहीं। हाँ, इसमें दूसरा अनबेनिफिटेड रहता है। दीजिए एग्जाम्पल, गिव मी द एग्जाम्पल। इसमें 5-6 टाइप आते हैं, आई विल टेल यू इन डिटेल। इसकी एग्जाम्पल बताओ ना। सिंपल, सर में जुए होना। हाँ, सर में जुए, वो क्या करेगी? वो तो नुकसान करेगी ना हमको, उसको तो खुद को फायदा है लेकिन हमें तो नुकसान करेगी ना। एग्जैक्टली। हाँ जी, एक को फायदा, दूसरे को। जैसे ये आपके बड़े पेड़ है, इसके नीचे जो छोटे पेड़ होंगे उनको उतनी सनलाइट नहीं मिलेगी, तो छोटे पेड़ जो साए में होंगे इन द शेड ऑफ लार्ज ट्रीज, उनको क्या होगा? छोटे पेड़ों को नुकसान होगा, बड़े पेड़ को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। यू गॉट द एग्जांपल? बड़े पेड़ होते हैं, जैसे फॉरेस्ट लैंड होता है, बड़े पेड़ होते हैं, लेकिन उनके नीचे अंडरग्रोथ होती है, छोटे छोटे पेड़ भी उगते हैं। बिकॉज ऑफ द शेड ऑफ दीज लार्ज ट्रीज, उन छोटे पेड़ों तक सनलाइट नहीं पहुंचे। सनलाइट नहीं पहुंचेगी सर, फोटोसिंथेसिस कैसे होगी? तो छोटे पेड़ों को क्या है? नुकसान, लेकिन बड़े पेड़ को फर्क ही नहीं पड़ा। ठीक है, बड़े पेड़ को कोई नुकसान कहाँ है? छोटे को नुकसान है। अच्छा, एक को फायदा है। अच्छा, मैं सोचा था एक को नुकसान है, एक को फायदा है, दूसरा भी नहीं। आई विल गिव एग्जांपल। जैसे नहीं सर वो जो काउडंग पे बैठते हैं। हाँ बिल्कुल, काउडंग बीटल्स। एग्जैक्टली, काउडंग बीटल्स। काउडंग बीटल्स, एग्जैक्टली। क्योंकि उससे क्या होता है, काउडंग को देखो क्या होता है, गाय जो है गोबर करती है, ठीक है, वो गोबर जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे बीटल्स के लिए क्या बनती है? फूड बनती है। बन जाता है। काऊ से कोई काऊ को क्या फायदा? कुछ भी फायदा नहीं। एक्चुअली आई वाज लुकिंग इनटू, इसमें बड़े टाइप्स हैं सर। इसमें एक्चुअली टर्मिनोलॉजी में थोड़ी कंफ्यूजन हो गई। हाँ, तो वही तो मैं क्लियर कर रहा हूँ। कमेंसलिज्म और सिम्बायोसिस जो है, इसमें भी थोड़ा बहुत फर्क लग रहा है सर, क्योंकि सिम्बायोसिस एज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू मुझे ये लगता है कि ये एक मतलब मैंडेटरी रिलेशनशिप है। कौन सी? सिम्बायोसिस? जी सर। और कमेंसलिज्म क्या है कि ये इतनी मैंडेटरी नहीं है। देखो, अगर हम आगे और फंगे की बात करेंगे, क्योंकि अगर वो अगर वो आपस में एक जगह इंटरेक्शन नहीं करेंगे, वो जिंदे नहीं रह पाएंगे। सो इट्स अ मैंडेटरी रिलेशनशिप, आई थिंक। इसको बोलते हैं असल में, सुनो, ये जो सिम्बायोसिस है, वन सेकंड, बायोटिक इंटरैक्शन,
एल्गी और फंगे अलग अलग भी रह सकते हैं, तो आप सिम्बायोसिस बोलो, मैंने बोला सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इसको सिम्बायोसिस बोलते हैं या इसको म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, कमेंसलिज्म, सिम्बायोसिस या म्यूचुअलिज्म। सो ऑर्गेनिज्म 1 ऑर्गेनिज्म 2 दोनों को क्या है? फायदा। तो एग्जांपल क्या है इसकी? जैसे कि आपको मैंने एग्जांपल दी लाइकेंस, ऑन वन साइड देयर इज एल्गी, अनदर साइड देयर इज, ठीक है, देयर इज फंगी, तो दोनों को फायदा है। सेकंड जो है दैट इज कॉल्ड कमेंसलिज्म, जो अभी तक मैं बोल रहा था, एक को फायदा, कमेंसलिज्म का मतलब है एक को फायदा, अनदर अनबेनिफिट, इसको बोलते हैं कमेंसलिज्म, जो मैंने अभी अमेंसलिज्म बोला था, सॉरी फॉर दैट। Commensalism is actually negative. हाँ, एक को नुकसान, दूसरे को दूसरा, हाँ बिल्कुल। देन कम्स एमेंसलिज्म, इसमें एक को नुकसान, दूसरे को, Commensalism in case of those plants. हाँ, ये जो मैं बोल रहा था, अभी जो बोल रहा था, आपको समझ आ रहा है? देखिए म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा है। एग्जांपल इज लाइकेन, एल्गी और फंगी की एसोसिएशन, दोनों को फायदा। कमेंसलिज्म में एक को फायदा, दूसरे को अनबेनिफिटेड, जैसे गाय ने गोबर किया तो गाय निकल गई अपने रास्ते, अब छोटे छोटे बीटल्स आएंगे, छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे, वो उसको एज यूज करेंगे गोबर को एज फूड, तो उनको फायदा है। लेकिन गाय को क्या है? अनबेनिफिटेड, नीदर हार्मड नियर बेनिफिटेड, कोई कुछ नहीं। देन कम्स एमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म में एक का नुकसान, दूसरे का अनबेनिफिटेड, जैसे लार्ज ट्रीज, उसके नीचे शेड में छोटे ट्रीज, तो छोटे ट्रीज, छोटे प्लांट्स को क्या होगा? नुकसान होगा, क्योंकि सनलाइट तो आ नहीं पाती है, ठीक है, लेकिन उनका क्या होगा? अनबेनिफिटेड। बड़े ट्रीज को कोई फायदा ही नहीं है, छोटे ट्रीज जो है, पावर कट हो गया था सर, रिकॉर्डिंग चल रही है, ओके, कोई इशू नहीं होगा, बट ये बस ये ऑफ हो गया होगा, इसको यहाँ से ऑन कर दीजिए। तो एमेंसलिज्म, एक को नुकसान, दूसरा अनबेनिफिटेड। एग्जांपल इज लार्ज ट्रीज, उनके शेड में छोटे ट्री, ठीक है। देन कम्स पैरासिटिज्म, क्लियर है, एक का फायदा, दूसरे का एग्जांपल, हाँ होते हैं ना, जैसे राउंड वॉर्म होते हैं पेड़ में, जैसे लाइस होती है, टिक्स होती हैं, ठीक है ना, या कुछ प्लांट्स है, कुछ पैरासिटिक प्लांट्स ऐसे होते हैं, वो जब प्लांट पे बैठती है ना, तो वो क्या करती है काम, वो ड्रिल करती है इनटू द प्लांट, और जो प्लांट के अंदर वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, सुना है नाम आपने वेस्कुलर बंडल, जाइलम फ्लोएम, वहां तक अपने रूट्स डालते हैं, वहां से वाटर और फूड को खींच लेते हैं। These are called parasites। तो कोई भी पैरासाइट, जैसे लाइस से जुएं होती है, टिक्स होती है, या जो राउंड वॉर्म्स होती है, ठीक है ना, Notes, note. ये वाला Yes. Yes, कर लेना। Yes. ठीक है। देन कम्स पैरासाइट, पैरासाइटिज्म में क्लियर, एक को फायदा, दूसरे को एक को फायदा, दूसरे को नुकसान, ये पैरासाइट्स होते हैं। अभी मैं एग्जांपल दे रहा था आपको, जैसे ये ट्री है, ठीक है ना, जिसका ट्रंक है, तो कोई पैरासिटिक प्लांट्स ऐसे होते हैं, वो आके यहाँ पे बैठ जाते हैं, बैठ गए, फिर यहाँ से अपने वो जो उनके रूट्स होते हैं, पैरासिटिक रूट्स, वो अंदर डाल देते हैं, तो प्लांट के अंदर से फूड और वाटर खींच के अपने आप की ग्रोथ कर देते हैं यहाँ पे, सर कॉल्ड पैरासिटिक प्लांट्स। तो पैरासाइट कैन बी एनिमल, कैन बी, एनिमल का मतलब क्या है, जैसे लाइस है, जैसे टिक है, ठीक है ना, जैसे राउंड वॉर्म्स है, ठीक है। और इसका जो सबसे खतरनाक पैरासाइटिज्म का जो खतरनाक वर्जन है, डेडली डेंजरस वर्जन, उसको बोलते हैं प्रीडेशन। क्या बोलते हैं? इसका डेडली डेंजरस वर्जन है सर। प्रीडेशन में, चलो इस पैरासिटिक प्लांट ने इस मेन प्लांट से क्या लिया, फूड, और क्या लिया, वाटर, लेकिन जिंदा तो रखा ना इसको, खुद भी जिंदा है, वो भी जिंदा है। अगर ये मर गया मतलब ये भी मर गया। लेकिन प्रीडेशन में क्या होता है, जैसे लायन ईट्स द डियर, प्रे एंड प्रीडेटर। सो प्रीडेटर डिस्ट्रॉयज द प्रे, सो लायन इज द प्रीडेटर, हियर इज द प्रे। So these are different types of
और कुछ भी होती है उनको बोलते हैं जैसे न्यूट्रलिज्म। न्यूट्रलिज्म, दोनों 0-0, पता ही नहीं क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब है तो आसपास में लेकिन ना ही किसी को फायदा दे रहा है ना ही किसी को नुकसान दे रहा है। जैसे कि आप और मैं जाएंगे, अभी जम्मू जाएंगे, ट्रैवल करेंगे, आप अपना किराया दोगे, मैं अपना किराया दूंगा, और साथ साथ में जाएंगे एक सीट पे बैठ के। कोई भी होता है ना को पैसेंजर, आपने जम्मू जाना है तो सीट पे 2 बंदे बैठे हैं, या आप एयर ट्रैवल कर रहे हैं, दो सीट पे 2 बंदे बैठे, को पैसेंजर्स आते हैं, एक दूसरे को नुकसान भी नहीं करते लेकिन एक दूसरे को फायदा भी नहीं देते। इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रलिज्म, दैट इज अनदर वर्ड। तो इस तरह जो है प्लांट्स एंड एनिमल्स आपस में इंटरैक्ट